सबसे पहले F5 प्रेस करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन रेंट ए कार सिस्टम इज़ द टाइटल ऑफ माई application. I am student of Virtual University of Pakistan. Something about myself. I am Hafiz Muhammad Umar Hayat. I am student of MCS from Virtual University of Pakistan. Something about my project, which is online rent a car system. It is a web-based application which consists of several users like admin, guest and customers. Admin will manage the complete application. इस एप्लीकेशन को जो है वो मैनेज कर रहा है एडमिन, और एडमिन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करेंगे और उन कैटेगरीज के लिहाज से जो है वो यूज़र जो है वो डिफरेंट कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकता है, और एडमिन जो है वो कैटेगरीज के बाद डिफरेंट कार्ड्स को ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है वो एडमिन जब डिफरेंट कार्ड्स की रेट और प्राइस और मॉडल्स वगैरह भी जो है वो बताएंगे, और ट्रांसमिशन टाइप जो है यानी कि वो जो है उसकी टाइप क्या है, ट्रांसमिशन टाइप जो है वो भी बताएंगे इसमें ना। तो उसके बाद जो है वो कस्टमर जो है वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च कर सकता है कार्ड्स को, और अपने टाइम के लिहाज से और अपनी पॉकेट के लिहाज से, अपनी ईज़ के लिहाज से जो है वो अपनी कार जो है वो सिलेक्ट कर सकता है रेंट के लिए। अगर एक बुक कार जो है वो अवेलेबल है, वो बुक नहीं हुई है तो वो अवेलेबल फॉर रेंट होगी, लेकिन जैसे ही बुक हो जाएगी तो उसके ऊपर नॉट अवेलेबल फॉर रेंट जो है वो मैसेज आ जाएगा, और आप यूज़र जो है वो उस कार को सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। VU प्रोसेस मॉडल जो है ये हमें यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपने ये मॉडल इस्तेमाल करना है। VU प्रोसेस मॉडल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल इज़ एन डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच, और इसमें जो है हम अपने प्रोजेक्ट को जो हमने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसके डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर देते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। जैसे यहाँ पे ये पहली स्टेज आपको नज़र आ रही है रिक्वायरमेंट, सेकंड स्टेज एनालिसिस। जो हमने पहला डॉक्यूमेंट SRS बनाया था वो रिक्वायरमेंट और एनालिसिस इन दोनों को मिलकर हमने अपना पहला डॉक्यूमेंट SRS बनाया था। उसके बाद डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग थी जो हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में की, और उसके बाद इवैल्यूएशन जो है एक्सेप्टेंस का फेज़ आया, जिसमें हम सुपरवाइज़र साहब के पास हमारी एप्लीकेशन गई और उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया। स्पाइरल मॉडल जो है ये वाटरफॉल मॉडल के साथ ही इसको इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारी प्रोडक्ट को जो है ना वो कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रिक्वायरमेंट जब गैदरिंग कर रहे थे तो हमने उसमें प्लानिंग की, और उसमें हमने देखा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ कॉस्ट एफिशिएंट है और उसमें रिस्क एनालिसिस कम से कम हो, वो हमने उसको सिलेक्ट किया था। ये जो नीचे आपको प्लानिंग नज़र आ रहा है, रिस्क एनालिसिस आ रहा है, और डेवलपमेंट जो है ये हमारी दरअसल स्पाइरल मॉडल हमने इस्तेमाल किया। तो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों की खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए हमने VU प्रोसेस मॉडल बनाया। इस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो दो प्रोसेस मॉडल्स के इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आप चीज़ जो है वो यूज़र के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्क कम से कम हो और नुकसान कम से कम हो। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि यूज़र जो है वो सबसे एंड में उसके पास ये प्रोडक्ट पहुंचती है, जैसे एक्सेप्टेंस फेज़ में। एक्सेप्टेंस फेज़ में जो है वो इस यूज़र के पास, जैसे हमारे सुपरवाइज़र साहब थे, उनके पास ये हमारी एप्लीकेशन जाएगी और वो तब इसकी इवैल्यूएशन करेंगे। तो हो सकता है वो हमने प्रोजेक्ट अपना सही ना बनाया हो तो वो हमारी प्रोडक्ट फेल हो जाए, तो इस वजह से हमारे सारे टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसमें यही प्रॉब्लम है कि एंड में, सबसे एंड में जो है वो यूज़र के पास जाएगी जिसने इसको इस्तेमाल करना है।
जी नेक्स्ट डायग्राम जो है वो यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम जो है ये बताती है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को यानी स्टेक होल्डर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमारे पास 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एडमिन है, कस्टमर है और गेस्ट हैं। स्टेक होल्डर से मुराद ये होती है कि वो यूज़र्स जो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं असल मीनिंग में वो इसके स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो मैं इसका स्टेक होल्डर नहीं हूँ। मैं उस एप्लीकेशन को चेक करूँगा, उसको बनाऊँगा, लेकिन असल स्टेक होल्डर इसका वही होगा जो इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एडमिन है और ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये एप्लीकेशन बाउंड्री या सिस्टम बाउंड्री है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए एडमिन क्या कर सकता है, ये हमारे एलिप्स में यूज़ केसेस बने हुए हैं जो हमारे एक यूज़ केस के का मतलब है एक रिक्वायरमेंट को ये पूरा कराए। जैसे एडमिन जो है एडमिन हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स को व्यू कर सकता है, मैनेज पेमेंट्स को मैनेज कर सकता है, कैटेगरी को मैनेज करेगा, कार्ड डिटेल्स को मैनेज करेगा यानी ऐड, अपडेट और डिलीट करेगा। इनके अंदर जो है मैंने इंक्लूड का रिलेशनशिप डाला हुआ है। जब एक यूज़ केस के अंदर डिफरेंट यूज़ केसेस हमने यूज़ करने हैं तो हम ये कहते हैं उनमें से कोई एक इस्तेमाल हो यानी ऑप्शनल हो तो फिर हम जो है वो इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूड में जो है आप देखें जैसे एक एडमिन जो है वो एक कार की डिटेल्स को ऐड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। इन चारों में से कोई एक काम वो करेगा तो ये ऑप्शनल है। तो इस वजह से जो है ना ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ किया, रिलेशनशिप इंक्लूड का यूज़ किया। इसके साथ जो है कस्टमर जो है वो साइन अप करेगा हमारी एप्लीकेशन में, कैटेगरी को चूज़ करेगा, कार को चूज़ करेगा, बुक करेगा और वो पेमेंट करेगा। अब ये जो पेमेंट मेथड है इनमें से कोई एक वो करेगा लेकिन लाजमी करना होगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए एक्सटेंड का बिहेवियर हमने इस्तेमाल किया है। इंक्लूड ऑप्शनल होता है जबकि एक्सक्लूड जो है वो लाजमी होता है। तो डू पेमेंट जब वो करेगा तो इन तीनों में से कोई एक मेथड उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करेगा या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करेगा मनी, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पैसे देगा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा या कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करेगा। गेस्ट जो है वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कार की लिस्ट देख सकता है, कैटेगरी को चूज़ कर सकता है और फिल्टर कार लिस्ट कार को की लिस्ट को फिल्टर कर सकता है। अपनी फिल्टर से मुराद ये है कि अपनी मर्ज़ी से वो सर्च कर सकता है और उनकी प्राइस को भी देख सकता है। बिजनेस टूल्स कैटलॉग जो है वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ही डिपिक्ट करते हैं। इससे मुराद ये है कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वही हमारे बेसिक बिजनेस रूल्स हैं। इसके अंदर जो है हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है बिजनेस रूल्स में हम लोग मेंशन करते हैं अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम जो है ये हमें ये बताती है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से डिप्लॉय होगी। ठीक है, ये देखें ये वीएस स्टूडियो है। वीएस स्टूडियो के अंदर हमने थ्री लेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया है। 3 लेयर आर्किटेक्चर में ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ये हमारी जो है ये हमारी एप्लीकेशन है, सॉरी। ठीक है, यूज़र जो है वो इस लेयर से पहली लेयर से इंटरेक्ट करता है जिसको एप्लीकेशन लेयर करता है, इसी को वो रिक्वेस्ट करेगा, इसी से वो रिस्पॉन्स लेगा। ठीक है, और बिजनेस लेयर जो है वो इससे नीचे होती है। एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस भी कहते हैं इसको, यूज़र को सिर्फ यही लेयर नज़र आ रही होती है, लेकिन उसकी बैकएंड पे जो है वो बिजनेस लेयर काम कर रही होती है। बिजनेस लेयर जो है ना वो हमारा एक किस्म का दिमाग है। हमारी एप्लीकेशन का जो मेजर डिसीजंस हैं, सारी लॉजिक्स जो हैं, बिजनेस लॉजिक्स जो हैं वो हमने बिजनेस लेयर्स में लगानी होती है। बिजनेस लेयर में हम जो लैंग्वेज यूज़ करें वो C# यूज़ करें। एप्लीकेशन लेयर के लिए हमने जो यूज़ की थी चीज़ जो है वो हमने HTML CSS यूज़ किया था।
डाटा लेयर में जो है वो डाटाबेस इस्तेमाल हो रही है। डाटा लेयर के लिए हमने जो है वो एसक्यूएल सर्वर को इस्तेमाल किया है। एक लेयर एक वक्त में एक ही लेयर से कम्युनिकेट कर सकती है, डायरेक्ट जो है वो दूसरी लेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जैसे ये एप्लीकेशन लेयर है, ये अगर डाटा सेंड करना चाहती है डाटा लेयर में, डाटाबेस में, तो ये जो है ये सबसे पहले अपना डाटा भेजेगी बिजनेस लेयर में, बिजनेस लेयर से डाटा लेयर में जाएगी। और अगर लेना चाहती है तो डाटाबेस से पहले ये बिजनेस लेयर में जाएगा, फिर ये एप्लीकेशन लेयर में जाएगा। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, ये हमारी तीनों लेयर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहा है, उनकी सिक्योरिटी भी कर रहा है और उनकी इंटीग्रेशन यानी कि आपस में उनके जो है वो मिला भी रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये हमारा विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर कर रहा है। हमें कम्युनिकेशन करवाने या इंटीग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये हमारे जो है प्रोजेक्ट शेड्यूल है। सीक्वेंस डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम इन दिस प्रेजेंटेशन फाइल। इसमें जो है ये देखें कि सीक्वेंस डायग्राम से मुराद है कि एक यूज केस जो है उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहा है टाइम के लिहाज से। ठीक है, यानी कि कोई भी हमने काम करना है तो वो टाइम के लिहाज से उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे और वो किस तरह से काम होगा। मिसाल के तौर पे व्यू अ स्पेसिफिक कार डिटेल, अब हमने किसी मखसूस कार की डिटेल को मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो यूज़र है, जो चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तीन हम इस्तेमाल करें। एक है एडमिन यूज़र की टाइप जो है वो एडमिन है। दूसरी हमारी एडमिन पैनल जो हमारी GUI है, जो हमारा फ्रंट पेज एप्लीकेशन लेयर जो है हमारी एप्लीकेशन की वेबसाइट की, वो ये है एडमिन लेयर, एडमिन पैनल। और तीसरी चीज़ जो है वो है माई डाटाबेस। ठीक है, माई DB यानी कि डाटाबेस, यानी कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स हम इसमें यूज़ करें, एक एडमिन पैनल यूज़ करें, एक एडमिन यूज़ करें और तीसरा डाटाबेस यूज़ करें। और ये जो आपको वर्टिकल डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये आपकी टाइम लाइन है। ये बताती है कि ये जो है ये अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वो आ रहा है और उसका टाइम चल रहा है। ठीक है, ये एक्टिव बार आई तो यानी कि एडमिन जो है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उसने क्या किया, एडमिन आया, एडमिन ने जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजा ओपन GUI यानी कि उस पेज को ओपन किया। ओपन करने के बाद कार आईडी को चूज़ किया। जब उसने ओपन किया तो डाटाबेस में रिक्वेस्ट गई, डाटाबेस से तमाम कार के आईडीज की रिक्वेस्ट गई और वो रिस्पॉन्स में वो हमें तमाम कार की आईडीज आ गई। फिर जो है वो यूज़र ने उन कार आईडीज में से कोई एक आईडी को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद उसने व्यू कार डिटेल्स पर क्लिक किया तो वो जो है वो उस कार आईडी के अगेंस्ट सारा डाटा जो है वो डाटाबेस में गया, डाटाबेस से रिक्वेस्ट गई और आपने सेलेक्ट की क्यूरी के लिए सारा डाटा ला के आपने उसे यहाँ पे दिखा दिया। इसमें जो है ये आपके सिंक्रोनस मैसेज इस्तेमाल हुए। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करता है ना तो वो मैसेज की सूरत में करता है। अब इसमें देखें कि आप एक मैसेज सेंड करें और उसको रिसीव भी करें। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस मैसेज है। इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले रिक्वेस्ट करता है और फिर उसका रिस्पॉन्स उसको मिलता है। ठीक है, तो ये उसका रिस्पॉन्स उसे मिला, फिर उसने जो है वो डिटेल जो है वो शो हो गई एडमिन यूज़र को। इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस डायग्राम काम करिए व्यू और स्पेसिफिक कार डिटेल्स की। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें जो है वो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एक एडमिन यूज़र है, दूसरी हमारा एडमिन पैनल है और तीसरा माई डाटाबेस है। इसमें क्या है, अब ये जो है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो है वो हम कार की डिटेल्स लेना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्ट आया, उसने जो है वो जो है GUI ओपन की। GUI ओपन करने के बाद कैटेगरी को चूज़ किया, व्यू कार डिटेल्स और कार डिटेल्स पे के फंक्शन को कॉल किया। उसमें से कैटेगरी वाइज जो है वो डाटा जो है वो डाटाबेस में रिक्वेस्ट गई और उधर से डाटा आया और वो जो है रिस्पॉन्स होके यूज़र को शो हो गया। ठीक है, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपकी एक्टिविटी बार है। ठीक है,
ये आपकी यहाँ एक्टिव बार है। पहले ये वाला यूज़र एक्टिव होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, उसके बाद ये देख लें जब यहाँ पे है फिर ये वाला यूज़र एक्टिव होगा, उसके बाद फिर ये वाला यूज़र एक्टिव होगा। जब इसको मैसेज मिलेगा तब इसने एक्टिव होना है। ये लॉजिकल मॉडल है या क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम में देख लें कि डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप को शो किया गया है जिनको एसोसिएशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 का रेफरेंस मैं यूज़ करूँगा। एसोसिएशन जो है वो दो तरह से होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में। एक होती है क्लास एसोसिएशन और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। और क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की सूरत में जब आपने एसोसिएशन करनी हो तो वो हमारी क्लास एसोसिएशन होगी। उसके अलावा बाकी सारी एसोसिएशंस जो होंगी वो हमारी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कहलाएंगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में मैं बात करता हूँ। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की आगे 3 किस्में हैं। पहली किस्म सिंपल एसोसिएशन, दूसरी किस्म एग्रीगेशन और तीसरी किस्म कंपोजिशन। सिंपल एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर ये जो यूज़र है ये रेंट की कार की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, तो ये जो है ये हमारे सिंपल एसोसिएशन की एक किस्म है। दूसरी किस्म जो है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है और उनके दरमियान में वीकर रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अ रूम हैज़ चेयर्स, टेबल्स एंड बुक्स। ठीक है। अब एक रूम है जिसके अंदर चेयर्स भी पड़ी हैं, टेबल्स भी पड़े हैं और उसके अंदर बुक्स भी पड़ी हैं। तो अगर ये प्रोग्रामिंग की रूह से ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट हैं, बुक्स भी, रूम भी और टेबल भी। अब इन टेबल्स को या कुर्सी को या जो है बुक्स को अगर आप उठा के कहीं और भी रख देंगे तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखेंगे। इस रिलेशनशिप को जो है ना वो एग्रीगेशन रिलेशनशिप कहते हैं या वीकर रिलेशनशिप कहते हैं और उसको अनफिल्ड डायमंड से शो किया जाता है। इसके उलट जो है जो रिलेशनशिप है वो हमारा जो है वो कंपोजिशन कहलाता है। कंपोजिशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी क्लास के अंदर इस तरह से यूज हो रहा होता है कि वो उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो चाय बनानी है तो चाय से पहले आपके पास दूध अलग से पड़ा हुआ है, पानी अलग से पड़ा हुआ है, चीनी अलग से पड़ी हुई है और टी बैग का पैकेट अलग से पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये चारों चीज़ें प्रोग्रामिंग की रूह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब आपने इनको मिक्स कर लिया और चाय बना ली तो अब वो जो चाय बन गई तो चाय के अंदर जो है दूध भी शामिल है, लेकिन वो चाय का पार्ट बन गया। अब वो जो है वो उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये कंपोजिशन का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर भी ये फील्ड डायमंड और ब्लैक जो है ये फील्ड डायमंड है, इसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जैसे देखें ये यूज़र है, यूज़र की आईडी है, ये यहाँ से इधर इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे ये देखो यूज़र आईडी प्राइवेट पार्ट है। अब ये बुकिंग के लिए यूज़र आईडी, इसका जो यूज़र आईडी ये इसके लिए प्राइवेट है, ये कहीं और यूज़ नहीं हो सकता इस बुकिंग के लिए, इसलिए ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। लाइक इसमें भी देखो कि इसमें जो है वो हमारा यूज़र आईडी इसका प्राइवेट पार्ट है, इसलिए जो है ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी यूज़र आईडी कंपोजिट रिलेशनशिप है। यहाँ पे देख लें कार आईडी, अब इसके अंदर कार आईडी प्राइवेट पार्ट है, इसलिए ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। क्योंकि प्राइवेट पार्ट को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये कंपोजिट रिलेशनशिप में है। ठीक है। इसी तरह से कार डिटेल्स जो है, कार की डिटेल्स जो है वो भी हमारी जो है वो कंपोजिट रिलेशनशिप में आ रही है।
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है इसमें हमारी डिफरेंट एंटिटीज हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप को हम दिखाते हैं। ठीक है, जो आपको रेक्टेंगल में नज़र आ रही हैं ये हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और ये एंटिटीज़ जो हैं जैसे यूज़र की एंटिटी है और एक कार डिटेल की एंटिटी है, कैटेगरी की एंटिटी है, ये हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से बगैर किसी रिलेशनशिप के डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी को दरमियान में जोड़ने के लिए हमने दरमियान में रिलेशनशिप इस्तेमाल किया है जिसे रेक्टेंगल में इसे शो किया है डायमंड के साइन के साथ। ठीक है, अब इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी कोऑर्डिनैलिटी 1 to many है। एक यूज़र जो है वो बहुत सी कार्ड्स की डिटेल्स यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह से एक यूज़र जो है वो बहुत सी कार्ड्स के ऊपर अपनी फीडबैक दे सकता है। एक यूज़र जो है वो बहुत दफ़ा बुकिंग करवा सकता है। एक यूज़र जो है वो मल्टीपल बिल पे कर सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स आ गए। अब ये जो है ये एक एंटिटी है, ये क्या है एलिप्स, ये जो है ये इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये जो अंडरलाइन हुआ है ये जो यूज़र आईडी है ये अंडरलाइन है, ये इसकी प्राइमरी की है या प्राइमरी एट्रीब्यूट है। प्राइमरी एट्रीब्यूट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये यूनिक होता है और इसके ज़रिए जो है आप टेबल के दूसरे डाटा रोज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमने अंडरलाइन लगाया हुआ है, किया हुआ इसको। ठीक है, इसी तरह से ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी की ये कैटेगरी जो है ये अंडरलाइंड है और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये इसमें ये इसके 2 एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह से कार डिटेल में कार आईडी जो है वो एट्रीब्यूट है, प्राइमरी एट्रीब्यूट है और ये उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स। जी, ये हमारी डेटाबेस डायग्राम आ गई। डेटाबेस डायग्राम में जो है ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है 1। ठीक है, एक प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है, इसका मतलब है कि वो एक टेबल में एक ही चीज़ होगी, दोबारा वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो यूज़र आईडी 1 है, यूज़र आईडी और कस्टमर जो है वो कस्टमर फीडबैक के टेबल में ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये 1 to many का रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से यूज़र जो है वो बहुत से बिल अदा कर सकता है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ये इनके दरम्यान में डिफरेंट 1 to many के रिलेशनशिप है। कार डिटेल्स का रिलेशनशिप बुकिंग के साथ 1 to many का है और कार डिटेल का ही कस्टमर फीडबैक के लिए भी 1 to many का रिलेशनशिप है। ये 1 लिखा हुआ है, 1 इसका, 1 to many रिलेशनशिप इसका और 1 to many रिलेशनशिप इसका। फिर इसी तरह से 1 to many का रिलेशनशिप बिल के साथ, 1 to many का रिलेशनशिप कार कैटेगरी के साथ। और कैटेगरी हैज़ 1 कैटेगरी हैज़ मल्टीपल कार्स, तो ये इनके दरम्यान में 1 to many का रिलेशनशिप बनता है। यूज़र इंटरफेस है, ये मेरी एप्लीकेशन का वेबसाइट है जो जिसका ये उसका इंटरफेस है। और इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने जो विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया है, एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल किया है और C# लैंग्वेज इस्तेमाल की है, MS ऑफिस इस्तेमाल किया है। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया और MS विज़ुअल को भी ड्राइंग्स बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है मुझे बताएं कि आप मज़ीद किन किन चीज़ों पे, किन किन टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।